प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। तो भैया हम आ चुके हैं, ठीक है, 22 अगस्त का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन लेकर। तो ऐसा करते हैं, पहले फर्स्ट शिफ्ट का करवा देते हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का। लेकिन उससे पहले क्या मेरी आवाज पिक्चर आप तक पहुंच रहा है या नहीं? ये सबसे पहले यहाँ पे है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे ये चूंकि कई शिफ्ट में क्वेश्चन आया है ऐसा, और सबको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा अगर पता हो जाए तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है? परिमिति का आधा, यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो 7 5 12 10 22 का आधा करोगे भैया तो ये हो जाएगा 11, और इसका एरिया निकालोगे हीरो के फॉर्मूला से, है ना। तो एरिया क्या होगा? एस एस यानी कि 11 इंटू 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4, 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं ना आप? बिल्कुल जानते होंगे। ये 4 का वर्गमूल तो भैया 2 निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों का नहीं निकलेगा, अतः ये अंदर ही रह जाएगा, यही इसका एरिया हो जाएगा। फॉर्मूला को यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस पहली भुजा इंटू एस माइनस दूसरी भुजा इंटू एस माइनस तीसरी भुजा। इससे 2-3 बार क्वेश्चन शीट में आ चुका है, अतः ये फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा। क्लियर है भाई? आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। हाँ भैया, पिता की आयु जो है पुत्री की आयु की क्या है? 3 गुनी है। यानी ये पिता हो गया और ये इसकी पुत्री हो गई, और ये कहता है कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 3:1 है। फिर कहता है 10 वर्ष बाद, हाँ 10 वर्ष बाद जाते हैं तो पिता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2:1 हो जाता है। तो पुत्री की आयु क्या है? पिता की आयु भी पूछा जा सकता था। अब यहां पे गौर करिएगा थोड़ा सा, अगर ये फासला देखोगे तो कहीं ना कहीं 10-10 वर्ष का आ रहा है। बनाने का तरीका सबको पता है, पहले हम 3 से गुना करते हैं, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा भैया? तो कहेंगे अनुपातिक 1। ये अनुपातिक 1 का मान कैसे निकलता है? तो कहता है इसको एक बार इससे गुना कर दो, फिर इससे गुना करके अंतर निकाल दो। तो 10 दूनी 20, 20 में से 10 गया, कितना आ जाएगा अंतर? 10, यानी अनुपातिक 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। हमसे पूछा है पुत्री की आयु क्या होगा, तो पुत्री का आयु तो यही है अनुपातिक 1 ना। अनुपातिक 1 का वैल्यू 10 तो निकाल ही लिया है, यानी कि पुत्री की आयु हो जाएगा 10 वर्ष। क्लियर है दोस्त? आई बात समझ में या नहीं आई? देखिए आपका हम बहुत कम समय लेने के चक्कर में है, रहते भी हैं। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, कुछ इस ढंग का क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। याद रहे द्विघात समीकरण को आप देख ही लीजिए, पूरे कंसेप्ट को देख लीजिए, है ना, सारे टाइप का, और कोशिश करेंगे कल तक हम द्विघात का हम आपको एक वीडियो बनाकर हम दें। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 14 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? जानते हैं मूलों की प्रकृति? हम दोनों पूरा बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको विवेचक मान निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको पता है ना कि ए बी सी कौन होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए होता है, एक्स का गुणांक जो होता है वो बी होता है, स्वतंत्र पद होता है जो क्या होता है? सी होता है। तो इसकी मदद से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, जो निकलता है विवेचक मान यानी कि डी। बी स्क्वायर कितना होगा? तो कहेंगे माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 लिख देते हैं। 4 ए का मान कितना होगा? 1, और सी का मान कितना होगा? 49। इसको भी लिख देते हैं ताकि जो विद्यार्थी कमजोर हैं बढ़िया से समझ सकें, ठीक है ना। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 14 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको भी लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 196, इसको गुना करिएगा ए भी आ जाएगा 196, इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब विवेचक मान 0 आ जाए तो याद रखिएगा मूलों की प्रकृति क्या होगा? हरा कलर से, मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान होगा, और समान होगा, और क्या होगा? समान होगा। ये बात याद रखिएगा। और अगर ये 0 नहीं आता, 0 से बड़ा आता या 0 छोटा आता तो क्या होता? तो हम उसको यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि हम यहां पे एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में क्वेश्चन आए तो उससे क्वेश्चन मिस न करें, अतः उसका एनालिसिस भी यहां पे हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आप निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे 3 कंडीशन आ सकता है, या तो इसका मान 0 से बड़ा आ जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। बस यही 3 कंडीशन होगा। अब तीनों कंडीशन में क्या क्या होता है? कौन कलर लिख दे? काला से, है ना। ऐसा अगर आता है 0 से बड़ा आता है तो इसका मूल जो होगा ना वो वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा। और क्या होगा? असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा। ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4 0, जैसे कि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या आ गया? 0 आ गया, तो क्या होगा? मूल वास्तविक, और तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। और अगर 0 का मान 0 से बी स्क्वायर माइनस 4 का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, छोटा आने का मतलब क्या होगा? माइनस में आ जाए, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, है ना। ये कंडीशन तीनों हम आपको बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ही कंडीशन बनता है। अतः तीनों कंडीशन को देख लीजिएगा। इस कंडीशन में हमारा विवेचक मान बी स्क्वायर माइनस 0 आया, अतः इसका मूल वास्तविक और समान। यहां से मूल्य निकाल के भी तुम देख सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां से मूल्य निकालता तो कितना आ जाता? 7 आ जाता। खैर हटाओ। तीसरा के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि किसी आयत का एरिया इतना है और चौड़ाई इतना है तो उसकी लंबाई क्या होगा? तो सबको पता है यहां पे, है ना। आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का एरिया होता है। लंबाई 200
20 दे चुका है, चौड़ाई पूछ रहा है, एरिया 244 दे चुका है। नहीं निकालोगे चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो कहोगे 244 बटा 20, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1 2 2, एक अंक के बाद दशमलव इतना, ठीक है, 12.2 है ना। ये डिजिट जो मान है ना, ये मान जो है बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी को ऐसा नहीं है कि पूरा मान सही सही याद ही होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, लेकिन ये तय है कि क्वेश्चन इस ढंग का आपके एग्जाम में आया है, क्लियर है भाई, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन को यहां पे देखिए, ये कह रहा था कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई 120 और 140 मीटर है, यानी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है और दूसरा ट्रेन जिसकी लंबाई 140 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है। यानी एक ट्रेन उधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन इधर आ रहा है, जिसकी लंबाई दे रखा है 140 मीटर, और दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाता है, 10 सेकंड में पार कर जाता है। तो दोनों के चालों का योग क्या होगा, सही बात है, दोनों के चाल का योग पूछ सकता है, दोनों के चाल का अंतर पूछ सकता है। किसी एक का चाल बताना संभव नहीं होगा जब तक कि दोनों में से किसी का चाल हमें पता ना हो। तो यहां पे पूछा कि दोनों के चालों का योग क्या होगा, यानी कि आपेक्षिक चाल आपसे पूछ रहा है, नहीं तो आपेक्षिक चाल यानी कि चालों का योग है ना, ये पूछ रहा है ना। तो ये चालों का योग यानी कि क्या पूछ रहा है, आपेक्षिक चाल ये पूछ रहा है, क्लियर है। तो कैसे निकलता है, तो कहता है दोनों ट्रेन की लंबाई का योग निकालो, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना होगा लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो यहां पे जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो दूरी लेते हैं दोनों के लंबाई के योग के बराबर। 140 से 120 कितना हो जाएगा 260, और समय लग रहा है कितना 10 सेकेंड, यानी इतना मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसे अक्सर हाँ ट्रेन का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ होता है। अब ऑप्शन में कैसा था पता नहीं, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो कहेगा 26 गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर होगा, क्लियर है। अब करना क्या है, इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते है ना, नीचे 10 बन जाता, इसको गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते, क्लियर है। अब ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में था या किलोमीटर प्रति घंटा में था पता नहीं, लेकिन उम्मीद हम करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में ही होना चाहिए सब। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे ये वाला ये क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उसका मासा 17 है। याद रखिएगा, कभी भी अनुपात में या को प्राइम में है ना मासा से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है, याद रखिएगा, है ना। चाहे अनुपात दिया हुआ हो, अनुपात हो या को प्राइम हो, ठीक है ना, क्या हो को प्राइम हो, उसमें मासा से गुना करने पर संख्या मिलता है। क्या मिलता है भाई, संख्या मिलता है, ये बात याद रखिएगा। और ऐसे भी आप सोच सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पे अनुपात था मासा था, यानी कि संख्या कौन होगा, तो सीधे कहेंगे भैया इसको मैं इससे गुना करने दो, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, और दूसरा संख्या कौन होगा, एंड कर देता ना, और दूसरा संख्या कौन हो जाएगा 17 × 7 = 19 से हो जाएगा, यानी हमसे छोटी संख्या पूछा था तो 85 मेरा उत्तर हो जाता है। या फिर इसको ऐसे भी आप बना सकते थे, आप क्या कहते कि अनुपातिक 2 का वैल्यू, अनुपातिक यहां पे क्या पूछा, इसका मासा, इसका मासा कितना होगा 5 7 का कहोगे 1 होगा, यहां से अगर इसका मासा निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहां पे मासा कितना दिया है 17, तो हम कह सकते थे कि 1 का वैल्यू हो गया 17, छोटी संख्या यानी 5 का वैल्यू क्या होगा 85 होगा, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। लेकिन याद रखिएगा ये बात कि अनुपात या को प्राइम में उसकी मासा से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है, यानी कि कभी भी मासा दे दे तो अनुपात में उससे गुना कर देना तो क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट संख्या ही निकल जाएगा, क्लियर है भाई। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज का दो कोण, तो बहुत आसान है भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहां पे दो कोण दे रखा है 60 80, हमसे पूछा कि तीसरा कोण क्या होगा, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे यानी 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी तय है दोस्त, यहां पे ध्यान देना कि इजी क्वेश्चन सारे बच्चे को याद हो जाता है, अब वो आराम से बाहर निकलने के बाद है ना बता देते हैं, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चन है जो उनको याद नहीं हो पाता है और वो यहां पे नहीं आ पाता है, आपके बीच नहीं आ रहा होगा हार्ड क्वेश्चन, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यहां पे देखो ये क्वेश्चन दो ढंग से आ रहा था, एक विद्यार्थी कहना था कि 1.24 पर रेकरिंग को भिन्न बदलें, एक को कहना था 0.167 को भिन्न बदलें, खैर जो भी हो दोनों को हम देख लेते हैं। यहां पे इस तरह का क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखो अगर इसको हल करिएगा तो हल कैसे करिएगा, तो हल करिएगा पूरा संख्या को लिख दीजिएगा 124, ठीक है 124, अब बटा में जितना अंक पर रेकरिंग है उतना भैया नो डालिएगा, और जितना अंक पर रेकरिंग उतना क्या डालेंगे नो डालेंगे, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना ही हम 0 डालते हैं, लेकिन 0 दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए आता है, बाद वाले अंकों के लिए आता है। फिर से इसको समझिएगा यहां पे है ना, फिर से यहां पर देखिएगा, फिर से इसको समझा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, दो ढंग से आपको बता देते हैं। अगर इसको बनाना होगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले पूर्णांक में 1.24, तो ऊपर का क्रिया करोगे तो पूरा संख्या में से पूर्णांक वाला को घटा लेना है, पूरा संख्या में से बिना रेकरिंग वाला को, पूर्णांक नहीं कह सकते, बिना रेकरिंग वाला को घटा लेना है, तो एक पर रेकरिंग एक को घटा लेना। नीचे जब भी क्रिया होगा तो दशमलव के बाद वाला के लिए होता है, याद रखिएगा, नीचे जब भी क्रिया होगा दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए, बाद वाले अंकों के लिए होता है, ये बात कंफ्यूज मत होना, अंकों के लिए होता है। यानी नीचे में क्रिया क्या करेंगे, रेकरिंग के बदले नो, अब बिना रेकरिंग के बदले 0, तो यहां पे भैया 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को नो डालेंगे। अब कोई कहेंगे भैया 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0 डाल दो, नहीं, यही मेरा उत्तर हो जाएगा,
क्यों यही उत्तर होगा भैया, क्यों यही उत्तर होगा? तो याद रखना नीचे में दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए ही क्रिया करना है। रेकरिंग है तो नो और रेकरिंग नहीं है तो जीरो। तो ये रेकरिंग नहीं है लेकिन दशमलव के पहले वाला पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले यहां पे शून्य मत डालिएगा। दूसरा तरीका भी इसको तोड़ने का था, ऑप्शन आपका ऐसा होता तो ऐसे बना लेते, अगर पूर्णांक में रहता तो कैसे बनाते? तो दशमलव के पहले वाले पूर्णांक कहलाता है, यानी एक पूर्णांक है ना 24/99 इसको लिख देंगे तो ये भी आपका उत्तर सही होगा। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो यही आएगा, लेकिन डायरेक्ट पूर्णांक में तोड़ने का भी आदत आपको होनी चाहिए कि पूर्णांक को पहले निकाल लो और जो बचा उसको भिन्न में बदल दो। अब यहां पर इस क्वेश्चन को बनाना होता तो आप कैसे बनाते? तो कहते भैया यहां पे पूरा संख्या 167 था, उसमें से बिना रेकरिंग वाला को हमको घटाना था, घटा दिए। नीचे में दशमलव के बाद वाला क्लियर करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है अतः 2 को 9 डालेंगे और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0 डालेंगे। यहां पे 0 नहीं पड़ा, क्यों आप समझ रहे होंगे? यहां पे 0 क्यों दिया आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं था, यहां पे दशमलव के पहले था अतः इसके बदले 0 नहीं डालेंगे, दशमलव के बादे के बदले, दशमलव के बादे वाला के बदले नीचे 0 डालेंगे। अब इसको हल कर दीजिए तो आ जाएगा 166/990। ज्यादा समय ले लिए, नहीं ज्यादा समय ले लिए, ज्यादा समय ले लिए, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अब ये क्वेश्चन को देखो, अब समानुपात का भी क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे मध्यानुपात का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो समानुपात को भी देख लेना। यानी हम ये कहें कि मैथ का पूरा पार्ट आपको होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में कहां से क्वेश्चन दाग देगा ये कहना मुश्किल है। अब इसका हल करना तो बहुत आसान है, अंदर वाला को अंदर के साथ गुना और बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करते हैं, वो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं भैया कि 26 गुना x बराबर होगा कहीं ना कहीं 52 गुना 143। ठीक है, ये अंक भैया चेंज हो सकता है, पहले बोल रहे हैं। अब x का मान निकालना है, कहोगे 26 दूनी 52 काट दो, 6 4 दूनी 28, इतना मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर ना भी समझ में आवे, ऐसा तरीका ना भी याद हो, तो अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। यानी इसका मतलब हो गया कि 52/26 बराबर, इसका मतलब क्या होगा? बराबर होगा x/143। आप फिर से अगर इसको गुना करोगे तो क्या होगा? 26 गुना x बराबर 52 गुना 143, कहीं ना कहीं यही चिन्ह आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग सीधा सीधे इसको दिमाग में रखते हैं कि बाहर का गुणनफल बराबर अंदर का गुणनफल इक्वल होता है। आगे बढ़ें, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? यहां पर देखो, कहता है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। यहां पे गौर से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कहता है एक विकर्ण यानी कि ये वाला विकर्ण कितना दे रखा है भैया? तो कहता है 32 सेंटीमीटर है, ए वाला यहां पे 32 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 10 और 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि सम्मुख शीर्ष यहां से ऐसे लंब डाला है जो आपको कितना है? 10 है, और भी यहां से ऐसे लंब डाला है जो आपका कितना है? कहोगे 6 है। ये इसका मतलब हुआ। अब यहां पे कहा कि इसका एरिया भैया, चतुर्भुज का एरिया हमको बता दो। तो याद रखना एरिया बराबर होता है 1/2 गुने विकर्ण और गुने h1 प्लस h2। h1 h2 क्या हुआ? तो 1/2 गुने विकर्ण कितना हो गया? कहोगे 32, और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब कितना हो गया? 10 और 6, तो 10 और 6 का योग कितना हो जाएगा? तो कहोगे 16। अब इसको काट दीजिए, 16 दूनी 32 यानी कि 256 हो जाएगा। आइए बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है भाई? हुबई से हो जागेगा भाई आपका। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत? आगे देखो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए यहां पे विद्यार्थी कह रहे थे, चूंकि है ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, लेकिन कह रहे थे कि जनसंख्या पर था कि जनसंख्या बढ़ता है, यानी कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज ही है। कहता है किसी शहर की आबादी प्रति वर्ष 7% की दर से बढ़ती है, उस शहर की वर्तमान आबादी इतना हो तो 2 वर्ष बाद उस शहर की आबादी क्या होगा? तो भैया 2 वर्ष बाद, यानी कि अमाउंट आपसे पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद उस शहर की आबादी क्या होगा? तो स्टार्टिंग में कितना था? कहोगे 2 लाख। कितना था? 2 लाख दे रखा है ना, 2 लाख। अब 2 लाख था, या ये चेंज भी हो सकता है, 12 बोल रहे हैं। दर कई को बोले हैं कि 7% था। चलो, तो 7% की दर से बढ़ रहा है, यानी पहला साल कितना हो गया होगा? कहोगे 107/100% हो गया होगा, है ना। 2 वर्ष की बात किया है, 2 वर्ष की बात किया है, तो दूसरा साल भी 107% हो गया होगा। बस यही तो होगा 2 साल के बाद की आबादी। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हल करने का तरीका 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। अब आपका आ गया 20 गुना, है ना। ये दोनों को अगर भैया आप गुना करोगे तो गुना करने आता है ना, 107 गुना 107 यानी 107 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 7 का वर्ग 49, 7 और ज्यादा है तो 114, ये आप जानते ही होंगे। 0 गुना कर दो, 9 दूनी 18 के 8 बाकी है, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 28 से 2, इतना आगे आंसर। क्लियर है? बस और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है भाई? कैलेंडर और क्लॉक का रिवीजन प्लीज। चलो भैया पहले कल कितना काम करें। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, यही आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ना। लाभ हानि का क्वेश्चन मिला था कि किसी वस्तु को 30% हानि पर 280 रुपया में बेचा जाता है। एक तरफ से कहता है कि 30% हानि यानी कि 70% पर बेचा जाता है, 70% पर बेचा जाता है, और एक तरफ कह रहा है कि 280 में बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 280 हो गया और प्रतिशत में उसका 70 हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हो तुम कि 70% बराबर 280 रुपया। तो 5% लाभ पर बेचने पर उस कितना में बेचना होगा? 5% लाभ हेतु उसे कितना में बेचना होगा? यानी कि 105% पर बेचना होगा, है ना। इसी का मान आपसे पूछ रहा है, तो 105% का भैया मान निकाल दोगे, यानी 280/70 गुना क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं 4 बार में कट जाएगा, यानी 524, 420 रुपया आपका उत्तर होगा। लेकिन बहुत सा भाई लोग ऐसे भी होंगे, कितना करने के बजाय वो देखेंगे कि वैल्यू कितना है, 280 लिख देंगे। इसका प्रतिशत मान कितना है? कहेंगे 70 है, लिख देंगे। क्या पूछ रहा है? तो
105% का मान पूछ रहा है तो 105 से गुना कर देंगे, बस उनका उत्तर ऐसे ही आ जाएगा, यही चीज आपको लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस मैथ में सब कुछ कराता है, जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका कहीं ना कहीं बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं यहां पे, ये तो बहुत आसान है। कहता है 12,000 रुपया का 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? एसआई बराबर क्या होता है? आरटी प्रतिशत। एसआई कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे 14% होगा कि नहीं? आरटी 7 दूनी 14%। किसका? तो कहोगे मूलधन का। मूलधन कितना है? तो कहोगे 12,000, तो 12,000 का कितना हो जाएगा? 14%। अब इसको हल कर दोगे, कहोगे ये परसेंट से भैया 2 को सुना कर जाएगा, 14 गुना 12 कैसे करोगे? तो बीच में है 13, 13 का वर्ग 169 में से कम करो 168 आपका आंसर होगा। कभी भी वैसा संख्या गुना करना हो, जैसे कि 12 गुना 14 करना है ना, या 14 गुना 16 करना है, तो कुछ नहीं करना, इसके बीच में कौन है? तो कहोगे 13, तो 13 का वर्ग करके 1 घटा देना, यानी कि 168 हो जाएगा। अब यहां पे देखो बीच में कौन है? तो कहोगे 15 है, 15 का वर्ग 225, 225 में से 1 घटा देना, क्या हो जाएगा? 224 हो जाएगा। ये तो जानते ही होंगे गुना करने का बात नहीं। तो यहां पे क्वेश्चन ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन का डाटा नहीं मिला है, लेकिन इतना बताया गया कि गोले का आयतन दिया था और उसका व्यास आपसे पूछा गया था, यानी गोले का आयतन एबीसीडी कुछ भी दे दिया था और व्यास आपसे पूछ दिया था। तो सबको पता है कि v बराबर क्या होता है? v बराबर आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब ये वाला मान एबीसीडी कुछ दे दिया था, ये सॉरी आयतन यहां पे दे दिया था, मान लो आयतन कुछ भी यहां पे दे दिया होगा, ठीक है। अब बराबर 4/3 है ना पाई आर क्यू, तो क्या आर का मान नहीं निकाल तो इसको इधर फिर आर का मान निकल जाता, यानी कहीं ना कहीं ये फार्मूला आपको याद रहेगा, तो आराम से इसको बना लीजिएगा। यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। यहां पर देखो एक क्वेश्चन ऐसा था, कहता है 100 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है, बाद में पता ज्ञात हुआ कि गलती के कारण 53 के स्थान पर 83 लिखा गया है, यानी 53 को 83 अंकित कर दिया है, तो सही औसत क्या है? तो एक बात तो पता चल गया ना कि 53 को 83 लिखने का मतलब 30 ज्यादा लिख दिया, 30 क्या किया? वो ज्यादा लिख दिया है, यानी औसत भी, औसत कितना ज्यादा हो गया होगा? तो कहोगे 100 को संख्या था तो 30/100 यानी 0.3 औसत ज्यादा लिखा गया होगा, औसत ज्यादा आ गया होगा, ज्यादा आ गया होगा, आ गया होगा। तो अब बताओ कि सही औसत क्या रहा होगा? तो अब बताओ कि सही औसत क्या रहा होगा? सही औसत क्या रहा होगा? तो यहां पे औसत 40 है, जो 0.3 ज्यादा लिखा के आया है, यानी कि 40 में से 0.3 को हम घटा लेंगे, आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 39.7, यही हमारा सही औसत रहा होगा। तो एक क्वेश्चन औसत में गलती वाला भी था, जो हम अपने से बनाकर क्वेश्चन यहां पे हम डाल दिए हैं एग्जांपल के तौर पे, ताकि नियम को हम समझा सकें। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है समझने में तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे है ना, तो फर्स्ट शिफ्ट में हमें इतना ही क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका था, ठीक है। आलतू फालतू क्वेश्चन का डिस्कशन देने का हमको विचार नहीं बनता है, क्योंकि यहां पे जो भी विद्यार्थी आते हैं वो ये जानने के लिए आते हैं कि आखिर एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, कैसा कैसा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तथा जितना क्वेश्चन मेरे पास आया उतना ही क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है अब सेकंड शिफ्ट में कौन कौन क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया था। यहां पर देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन औसत का कहता है 11 के प्रथम 12 गुंजों का औसत क्या होगा। आप जानते हैं ना कि लगातार संख्या का औसत जब भी निकालते हैं, लगातार संख्या का औसत जब भी निकालते हैं तो क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। अब बताओ 11 के गुणज की बात किया है तुमने, तो इसका गुणज क्या होगा? कहोगे पहला होगा 11 गुना 1, दूसरा होगा 11 गुना 2, ये ढंग से जाएगा 12 गुणज, तो अंतिम हो जाएगा 11 गुना 12, होगा या नहीं होगा? यानी पहला संख्या कौन होगा? तो कहोगे 11 होगा, और अंतिम संख्या कौन होगा? कहोगे 132 होगा, ठीक है। तो ये लगातार संख्या का औसत क्या होगा? तो पहला संख्या यानी कि 11 प्लस अंतिम संख्या यानी कि 132, अब बटा में क्या हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 3, 14/2, हल करोगे 7 दूनी 14 और ये होगा ना 0.5, ठीक है। देख लेना भाई कैलकुलेशन, क्लियर है? इतना आ जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक किन्हीं को दिक्कत आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितना विद्यार्थी आप रहते हैं उतना ही हम यहां पे मेहनत के साथ हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये था आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कल तक टाइम एंड वर्क का दूसरा ढंग से क्वेश्चन दे रहा था, अब ये वाला क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है। कहता है एक कॉमन आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि 4 दिन बाद 6 आदमी और काम पे लगा दिया जाए तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? शेष काम की बात किया है, यहां पे आप गौर करना है ना, समझ लो पहले। कहता है 4 दिन बाद, यानी कि वो एक कॉमन आदमी 12 दिन में तो काम कर सकता था, लेकिन 4 दिन बाद का मतलब हुआ कि 4 दिन काम कर लिया, उसके बाद घटना घटित हो रहा है, यानी अब जो काम बच रहा है ना वो 12 दिन का नहीं, 12 माइनस 4 यानी 8 दिन का बच रहा है, 8 दिन का बच रहा है। ये बात से सहमत हो या नहीं? कहता है कॉमन आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता था, लेकिन 4 दिन बाद का मतलब यह हुआ कि 4 दिन काम हो गया है, यानी अब जो काम बच रहा है वो केवल 12 माइनस 4 यानी कि 8 दिन का बच रहा है। तो हम कह सकते हैं भैया यहां पे कि ये शेष काम जो बच रहा है ना, वो शेष काम को एक कॉमन आदमी 8 दिन में कर सकता है, तो 6 व्यक्ति और आ जाए यानी 51 और 57 आदमी उस काम को कितना दिनों में कर देगा? यही मेरा
उत्तर होगा। अब D2 का मान निकाल लोगे, कहोगे 120/57 दिन। क्लियर है? ये डाटा कट नहीं रहा है, 19 और 40 विषय से ऐसे कट जाएगा, कुछ देरी के लिए नहीं, ये कट जाएगा 19 और 40 विषय से, यानी 40/19 दिन, ये हमारा आंसर आएगा। ये डाटा को भाई देख लेना, है ना, डाटा क्या था, कुछ गड़बड़ हो सकता है डाटा में, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई? यहां तक किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को कोई परेशानी समझने में दिक्कत है तो बता देना। ये सेकंड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं भाई, याद रखना, है ना, 22 अगस्त सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट मैंने देखा, अब सेकंड शिफ्ट देख रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में और क्वेश्चन क्या आया था, तो सब लोग का कहना था कि सर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला ही दे दिया था। अब सबको पता होगा, यहां पे ये कहा कि x + 1/x का मान अगर k हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो सबको पता है क्या होता है, k³ - 3k होता है। ये फार्मूला ही दे रखा था, ऑप्शन में भी फार्मूला ही था। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन में भी फार्मूला ही था। क्लियर है भाई? यहां तक सर गलत लिखे हैं, क्या गलत लिखे हैं भाई, कहां पे गलत लिखे हैं बता दो, कहां पे गलत लिखे हैं? ये गलत लिख लिए, सॉरी, 1 मिनट हम कर देते हैं इसको। हाँ, यहां पे 15 है ना, ये वाला सुधार लेना, ये 15 नहीं है, ये कहीं ना कहीं 51 था। 51 को भैया हम 15 लिख दिए हैं, 51 को 15। लाओ सुधार ही देते हैं, नहीं तो सुधार देते हैं इसको थोड़ा सा, है ना, इसको सुधार देते हैं भाई, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट्स में देते रहोगे बार बार, क्योंकि गलती आप लोग जल्दी पकड़ते हो। थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाता है ना तो उसको आप धज्जिया उड़ा देते हो। चलो कोई बात नहीं। कहता है 51 आदमी शेष काम को 8 दिन में करता है, तो कहता है कि 6 आदमी और आ गया तो 51 कितना हो जाएगा, 57। 51 आदमी उस काम को कितना दिनों में करेगा, यानी ई बराबर हो जाएगा 8, 8 × 25 40/57। क्लियर है? ये आ जाएगा मेरा आंसर, इतना दिन में करेगा। कट नहीं रहा है, डिजिट में कहीं कोई चेंजिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं, है ना, ये तो हम लोग देख लिए, आगे बढ़े। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो कहीं ना कहीं था, ऑप्शन जो था ना, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन कुछ ढंग के था भैया, ऑप्शन इसमें कुछ ढंग के था। ठीक है, x माइनस करके ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे ऑप्शन था। ठीक है, क्या था हम बताते हैं। कहता है x² - 7x + 4 = 0 का हल निम्न में से कौन है। हल तो पूछा था, मूल तो पूछा था, क्या भाषा था पता नहीं, क्या भाषा था पता नहीं, ये भाषा क्या था पता नहीं, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया था वो क्या दिया गया था आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हल करिएगा तो क्या करिएगा, तो कहिएगा भैया इसका ऐसा 2 फैक्टर करिए ना कि जोड़ने पर ये वाला आ जाए, यानी -7 आ जाए। याद रखो क्या हम बता रहे हैं कि ये वाला का ऐसा 2 फैक्टर करना है, ऐसा खंडित करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि बीच वाला यानी कि -7 आ जाए। तो तुम कहोगे भैया 6 × 1 में तोड़ ना दो, 6 × 1 में तोड़ोगे तो 6 × 1 6 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे, है ना, ये मतलब प्लस करने पे -7 आना चाहिए। तो यहां भी माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो, यानी कि -6 और -1 होगा तो जुड़ जाएगा, आ जाएगा -7 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला को ऐसा 2 फैक्टर तोड़ना होता है जिसको एक क्रिया, यहां पे चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस करने पे, माइनस तो माइनस करने पे, ये ध्यान देना, प्लस है तो प्लस करने पे बीच वाला यानी कि -7 आ जाए। अब इसका अगर हल पूछता ना तो मेरा हल होता, खाली चिन्ह बदल देते, है ना, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इसका हल होता। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं था। ऑप्शन कैसा था, है ना, इसका हल कैसे लिखा था, यहां पे लिख देते हैं, इसका हल गुणनखंड फॉर्म में था, गुणनखंड फॉर्म में, यानी कि x - 6 और x - 1 = 0, ये वाला ऐसा ऑप्शन था। अतः ए वाला मेरा उत्तर क्या होगा, सही होगा, x - 6 x - 1 सही होगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यहां पर देखो ऑप्शन है, हम बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पे बताओ आपका उत्तर कौन होगा, तो कहोगे भैया हल इसका क्या होगा, तो कहोगे माइनस है तो x - 6 लिख दो, यहां पे अगला में -1 है तो x - 1 लिख दो, यानी x - 6 x - 1, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब इसको हल करोगे, यहां पे बराबर 0 हल करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6, x बराबर क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में? तो ऐसा भी ऑप्शन, ये हल निकालना का तरीका ये हुआ, ये गुणनखंड निकालने का तरीका हुआ, है ना, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आई बात समझ में या नहीं आ गया, क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहां पे कहता है कि 51 से लेकर भैया 51 से लेकर 1 से लेकर 100 51 से लेकर 100 के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो देखो 51 से अगर तुम बढ़ोगे 51 से तो इसके बाद अभाज्य संख्या पहले कौन मिलेगा, 53 मिलेगा, और 100 के पहले अगर सबसे बड़ी संख्या अभाज्य देखोगे तो वो कौन मिलेगा दोस्त, तो सबको कंठस्थ याद तो रहता है 97 मिलेगा। यानी 53 और 97 का कहीं ना कहीं आपसे योग पूछा गया है। 7 3 10 के सुनना बाकी है, 10 5 15 यानी कि 150 मेरा उत्तर होगा। आइए बात समझ में नहीं, याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन और ऐसा आया है। ठीक है, ये हुआ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, है ना, 97 के बाद 98 अभाज्य नहीं, 99 अभाज्य नहीं, यानी 100 के जस्ट पहले वाला अभाज्य कौन हुआ 97, या यूं कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य कौन होगा, तो 97 होगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है भाई लोग तो बता दीजिएगा, कहीं किन्हीं को दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे कुछ ढंग का था, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन था कि 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिलता है, तो बताएं साड़ी पर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिला, है ना, छूट मिला, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत का छूट मिला। तो यहां पर देखो
जो मुफ्त में मिला वही तो उसको डिस्काउंट मिला, यानी 2 का डिस्काउंट कितना का हुआ, 2 का। 2 का डिस्काउंट हुआ कितना में, तो तू अपने घर पे केगो लेके आया है, कहोगे 3 गो, 2 गो मुफ्त मिला है, वो भी तो लेके आया है कि मुफ्त वाला उसी के यहां छोड़ दिया है, नहीं वो भी लेके आया है, यानी घर पे तुम लेके आया है 3 2 केगो भैया, कहोगे 5 गो, यानी 5 गो पर 2 गो मुफ्त मिला, यानी 5 गो पर 2 सारी का डिस्काउंट मिला, ऐसा कर सकते हैं। तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, तो गुना 100%, यानी इसको हल करोगे भैया तो हो जाएगा b दूनी का 40%। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी ऐसा अगर इसको डील कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन को डील कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो मुफ्त मिलता है उसको ऊपर लिखिएगा और दोनों में जोड़, दोनों का योग को नीचे लिखिएगा, 3 2 5 को नीचे लिखिएगा, है ना, 100 से गुना करिएगा, प्रतिशत डिस्काउंट भैया निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कैसा लग रहा है भाई आप लोग को, थोड़ा सा कमेंट्स करके बताते रहिएगा थोड़ा सा, ताकि हमें भी मनोरंजन होते रहे। यहाँ पे एक समीकरण दे दिया था द्विघात समीकरण, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछा गया था। तो मूलों का गुणनफल सबको पता होता है, क्या होता है, तो c/a होता है। क्या होता है, c/a। आप ही बताओ c कितना है, तो अभी बताया ना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक भैया b कहलाता है, और स्वतंत्र पद है जो भैया c कहलाता है। यानी यहां पे कह सकते हैं a का मान 1, b का मान -2 कहेंगे भैया, और c का मान क्या कहेंगे, 12 कहेंगे। ये सब जानते भी होंगे, ना जानते हैं तो सीख लीजिए। c कितना आया, कहोगे 12/a। a कितना आ गया, कहोगे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 12 मेरा आंसर होगा। और ये आपको दिमाग में भी रहना चाहिए कि अगर योग पूछता, मूलों का योग पूछता, तो ये होता है -b/a। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है यहां तक? कहीं किसी को दिक्कत? सर मैथ के सारे टॉपिक का एक ही वीडियो में अंदर करा दीजिए। हाँ आप सही बोले हैं आप, हाँ सही बोले, एक ही दिन हम साल भर का भोजन कर लेंगे तो क्या हम बच पाएंगे? नहीं। दो संख्याओं का अनुपात है 5:3, तो इसका अंतर 54 है, तो छोटी संख्या क्या होगा? अरे भैया अंतर 54 है, यहां से अंतर कितना है भैया, तो कहोगे 2 है, तो हम कह देंगे 2 का वैल्यू है 54, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 27। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या कौन होगा, यानी 3 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 27, तो 3 का वैल्यू 27 81 होगा। आइए बात समझ में। अरे भैया 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 27, तो 3 का वैल्यू 27 81 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत? देखिए जितना फास्ट करिएगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? 8 क्लियर है। 8 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मध्यानुपात बराबर क्या होता है, कहोगे √ab होता है। दो संख्या का मध्यानुपात √ab होता है। यहां पे देखो a कितना है 4, b कितना है 16, तो √4 गुना 16, यानी कि 16 से 64 का वर्ग कितना होगा, 8 होगा। जब यहां तक पहुंच गए हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म रख लीजिएगा कि तृतीयानुपात क्या होगा। तृतीयानुपात क्या होगा, तो याद रखेगा b²/a होता है। तृतीयानुपात b²/a होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है अगले बार में। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत? सर मैथ के सारे टॉपिक क्लियर है भाई यहां तक? किन्हीं को दिक्कत? एकदम में पूरे मैथ को बताने का हम प्रयास करते हैं, आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते हैं, बताइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे, है ना, ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको क्या बताएं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। दर, दर का मतलब जानते हैं या नहीं जानते हैं? चलो दर का मतलब सब लोग जानते हैं, फार्मूला बेस्ड नहीं, लेकिन दर का मतलब याद रखना यहां पे, एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, यही होता है भैया हमारा दर। ऐसे निकालो दर, एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज। अब यहां पे कहता है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का ब्याज है 240, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, कहेंगे 120 रुपया। आई बात समझ में कि नहीं? अरे 2 साल में मिल रहा है 240 रुपया, तो एक साल में कितना मिलेगा, 120 रुपया। एक वर्ष का ब्याज निकल गया। अब निकालना कितना का है भैया हमको, 100 रुपये का। तो यह 120 रुपया ब्याज कितना का मिल रहा है, कहोगे 1500 रुपया का, तो 100 का कितना होगा, तो कहोगे 1500 का ब्याज 120, तो 100 का कितना होगा, तो 1500 से भागा देके 100 से क्या कर दोगे दोस्त, गुना कर दोगे, यही हमारा दर होगा। ठीक है, काट कर दीजिए, ये सुना से सुना 15 8 20 से, यानी रेट हो जाएगा हमारा 8%। या फिर दर बराबर ऐसे भी निकाल सकते हो, जिनको जो याद है ना, उसी से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, R बराबर 100 गुना SI, यानी कि P गुना T, ऐसे भी निकालोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? फार्मूला, ये फार्मूला यहीं से निकला है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11, अब देखिए क्वेश्चन को 2 ढंग से मेरे पास आया है। एक ढंग में तो ऐसा एक विद्यार्थी का कहना था, एक विद्यार्थी ऐसे कहा कि ये क्वेश्चन ऐसा था, लिख देते हैं दोनों को, कि 7.7 का 10% बराबर भाट, 10% बराबर भाट, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा बता रहा था। खैर जो भी हो, चाहे क्वेश्चन ए वाला रहा हो या ए वाला रहा हो, हम दोनों देख लेते हैं। कहता है 10% इतना है, संख्या का 10% इतना है, तो संख्या क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं इसी का ये प्रतिशत मान है। तो क्या करेंगे भैया, तो कहेंगे इतना में इसका प्रतिशत मान जो है उससे भागा दे दो, और संख्या पूछ रहा है तो 100% से गुना कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। शून्य से शून्य कट जाएगा, एक शून्य से भैया ये दशमलव हट जाएगा, यानी 4 को 7 मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। या बहुत सा भाई लोग कहेंगे कि 10% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 10% का मान इतना, तो 100% का मान कितना होगा। और ऐसा क्वेश्चन होता तभी कैलकुलेशन बहुत आसान था। क्या कहते हैं, 7.7 गुना 10% का मतलब 1/10, नीचे एक शून्य है तो 0.1 अंक इधर बढ़ जाता, यानी हो जाता 77.77, ऐसा रहता तो उत्तर ये हो जाता। अब ये वाला देख लेना, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। क्लियर है भाई? कहीं किन्हीं को दिक्कत समझने में हो तो कमेंट्स करके बताओ, और ये भी बताओ भाई कि क्लास कैसा लग रहा है। अरे बढ़िया लग रहा है तो 2 शब्द लिखने में क्या जाता है भाई, है ना।
दो शब्द लिख तो दो। क्लास कैसा लग रहा है? देखो यहाँ पे रेकरिंग का क्वेश्चन पहला शिफ्ट में रेकरिंग का था, नहीं दूसरा शिफ्ट में रेकरिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहा था 4.2 डॉट है ना, को भिन्न में बदले। यानी अगर तुम यहाँ पे गौर करोगे तो ये कहेगा कि 4.2 पर रेकरिंग, क्योंकि दो 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 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वही तो रेकरिंग कहलाता है, यानी कि 4.2 पर रेकरिंग। अभी हम इसको भिन्न में बदलना बता चुके हैं आपको। इसको भिन्न में दो तरीका से भैया हम बदलेंगे, दो तरीका से इसको हम बदल सकते हैं। पहला तरीका कि 42 पूरा संख्या को लिख दो, उसमें से बिना रेकरिंग वाला को घटा दो, और जितना अंक पर रेकरिंग उतने नो डाल दो, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना ही नीचे जीरो डाल दो। लेकिन जीरो आएगा दशमलव के बाद वाला के लिए, तो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो जीरो हम नहीं डालेंगे। अब मेरा उत्तर हो जाएगा, यहां पे हल करोगे तो कहोगे 38/9, जो भी इसको काट करिए आंसर आ जाएगा, कटेगा भी नहीं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा कि डायरेक्ट यहां पे पूर्णांक में तोड़ के बना सकते हो, यानी ये पूर्णांक को एकदम से बाहर निकाल ही न लो, पूर्णांक को बाहर निकाल लो। दशमलव के पहले वाला बिल्कुल क्या होता है, वो पूरा पूरा पूर्णांक होता है। अब दशमलव 2 को रेकरिंग में बदल दो, तो 2 और रेकरिंग के बदले 9, यानी दूसरा ऑप्शन ये होगा। अगर इसको पूर्णांक में चेंज करोगे तो यही चीज आएगा, या इसको भिन्न में चेंज करोगे पूर्णांक तोड़ोगे तो यही आएगा। तो दोनों तरीका आपको आने चाहिए। अगर ऑप्शन ऐसा है तो ऐसे निकाल लेंगे, अगर ऑप्शन ऐसा है तो ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि बड़ा संख्या रहेगा ना, तो पूर्णांक को भिन्न को पूर्णांक में बदलना भी कठिन काम होता है। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का देखते हैं। ठीक है भाई, कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ध्यान से समझना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भाग जाता है जी बड़ी अभाज्य संख्या का दुगना तथा 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्या इसको बना पाइएगा? 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या कौन होता है दोस्त? तो याद रखना 997 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? अभी बताए हैं 97 होता है। आइए बात समझ में, हमसे क्या पूछा है? योग पूछा है। किसका? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दुगना, यानी कि 97 गुना 2 प्लस 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना, यानी कि 997 गुना 3। ये क्वेश्चन को हिगरा कर हम 4-5 बार विद्यार्थी से मैंने पूछा कि ये बड़ी संख्या था या छोटी संख्या था, लेकिन कहा कि नहीं सर पूरा याद है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही था वो। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन उन विद्यार्थी के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिनको 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या पता ना हो, क्योंकि निकालेंगे तो ऐसा खासा उनको बग खा जाएगा। ध्यान रहे बात को। अतः 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या हमेशा याद रखिएगा। अब इसको हल करिएगा। 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 9 दूनी 18 1 19, 7 21 के 1 बाकी 2, 9 18 2 20 के 0 बाकी 2, 9 27 2 29। अब इसको जोड़ दोगे कहोगे 4 1 5 है ना, ये भैया आ जाएगा 9, 9 1 10 के 0 बाकी 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, 395। जोड़ घटा आप देख लीजिएगा भाई, है ना। हमको 95 आया, आप लोग को 85 आ गया। 7 21 के 1 बाकी 2, 9 27 2 29। हाँ भैया फिर गलती हो गया, कोई बात नहीं, ये गुना करने में गलती हो गया। नहीं कहता 7 21 के 1, 7 21 के 1 बाकी 2, 9 27 2 29 के 9 बाकी 2, 9 27 2 29, इतना होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 5, 9 9 18 के 8 बाकी 1, 1 बाकी 1, इतना आएगा 3185। देखो तो 3185 आ रहा है। हाँ, खुशबू कुमारी 3185। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, है ना, और इसमें भी हम पूछे उनसे कि ऐसा बोला कि नहीं ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना, ऐसा ही सर क्वेश्चन था। क्या था कि अगर किसी आंकड़े का 4 मान सिग्मा x तथा बारंबारता सिग्मा f हो तो इसका माध्य क्या होगा, है ना, माध्य यानी कि मीन क्या होगा, यानी कि फार्मूला आपसे पूछ रखा था। अरे भैया ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, ये 4 मान लेता है, ये f होता है, और यहाँ पे लिखता है fx, तो ये वाला का योग क्या कहलाता है? सिग्मा x कहलाता है। और ये वाला का योग क्या कहलाता है? कहता है सिग्मा fx कहलाता है। और सिग्मा x को हटाओ ना, सिग्मा f को लिख देते हैं। ये क्या कहलाता है? सिग्मा f कहलाता है। ठीक है, ये सिग्मा f कहलाता है। अब माध्य निकालते हो तो क्या करते हो? यहाँ पे x लिख देते हैं। अब माध्य निकालते हो तो क्या कहते हो कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि ये दोनों के गुणनफल का योग बटा बारंबारता का योग, यही ना कहते हो। तो माध्य क्या हो जाएगा? कहोगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f होगा। ये क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था। ठीक है भैया, क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया था जिसमें पूरा एक्यूरेट डाटा पता नहीं था, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कहता था कि एक बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ था, यानी एक बेलन था ना, तो बेलन में ए वाला का ऊंचाई दिया हुआ था और त्रिज्या भी दिया हुआ था। आपसे पूछा था उसका संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछा था? संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? बिल्कुल फार्मूला था ये, क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ भी आता है, ये दोनों आधार भी आता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? कहोगे 2 पाई r h होता है, और ये दोनों का एरिया क्या होगा? कहोगे 2 पाई r स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एक वृत्त का एरिया पाई r स्क्वायर, इसका भी पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। अब इसको में से 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है h प्लस r, यही फार्मूला होता है। यानी h का मान जो भी दिया हुआ था यहाँ बैठा देते, r का मान जो भी दिया हुआ था यहाँ बैठा देते, हल करते, मेरा आंसर आ जाता। क्लियर है भैया? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है ना? तो ये क्वेश्चन आपका ये आया था बेलन का। अब बेलन से एक क्वेश्चन और आया था, यानी बेलन से यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लिया ना, एक क्वेश्चन बेलन से ये था,
यानी कि संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन बेलन से ही था सेकंड शिफ्ट में, उसमें आपको आयतन और उसका ऊंचाई मालूम था और त्रिज्या निकालना था। तो बेलन का आयतन आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो कहना कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब तुम ही बताओ कि ए वाला मान हमको पता था आयतन, ठीक है, और यहां पे ऊंचाई पता था ए वाला, तो आर नहीं निकल जाता का? देखो तो आर निकल जाता ना, बिल्कुल निकल जाता। आर क्या होता है ना, तो भी बटा पाई एच का अंडर रूट हो जाता, ठीक है। ऐसे हल कर देते, मान बैठा देते आयतन का और ऊंचाई का, पाई का मान 7 आंसर आ जाता। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन ये था। क्लियर है भाई? कहीं किन्हीं को दिक्कत है समझने में? यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन था भैया, ये क्या बतावे। ऐसा क्वेश्चन एक और आया था कि मिनट वाली सुई 48 मिनट में कितना बड़ा कोण बनाता है? सबको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 48 मिनट में 48 गुना 6 डिग्री का कोण बनाएगा। 8 का 48 के 8 बाकी 4, सोचो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 288 डिग्री, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई भूल जाते हैं तो, कि 1 मिनट में, याद रखिएगा 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का और घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? सर आप क्लास कब लेते हैं? चलो भैया इसी समय 8:15 में। तो इतना ही क्वेश्चन था, और है क्या? नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। बस इतना ही के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, है ना। मिलते हैं कल, भाई हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल के एनालिसिस में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।